हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करने वाले हैं यार किसकी, न्यूटन के गति के नियम की। अगर मैं आपसे कहूं कि जब गति की पढ़ाया होगा आपको, तो गतिकी में आपने त्वरण के बारे में चर्चा करी होगी, वेग के बारे में चर्चा करी होगी, पर यह थोड़ी बताया होगा कि यह त्वरण आता कहां से है, ये त्वरण आता कहां से, एक्सेलरेशन आता कहां से है, तो उसके पीछे का जो रीजन है कहां से आता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें क्या आता है, त्वरण आता है और वेग आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो न्यूटन के गति के नियम में हम सामान्यतः अध्ययन करने वाले हैं किसका यार, बल का अध्ययन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यार किसकी, बल की। किसकी बात करेंगे भाई, बल की। फोर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें क्या आना चाहिए यार, बल आना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर बल क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि यार फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार बल क्या होता है तो कैसे परिभाषित करोगे बल को, आप कहोगे कि सर किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? अरे सर बल कहलाता है, खींचना बल कहलाता है। अच्छा, थोड़ी ये बात भी कर लेते हैं कि यार बल के बारे में हम बहुत सारी डिटेल में चर्चा करेंगे, पर थोड़ा सा हमें एक बार समराइज कर दीजिए सर कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वो कौन से टॉपिक हैं जहां पर हमारे जेई में क्वेश्चन अटक सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं यार कि बल के बारे में अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको बल के साथ डील करना आ गया, बल के साथ क्या आ गया, डील करना आ गया, तो अपना काम बढ़िया से बन जाएगा। मैं आपसे बात करता हूं कि कौन कौन से टॉपिक यहां पर अपन को पढ़ने। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, 3 नियम आपको पढ़ाए जाते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम जड़त्व का नियम, दूसरा जो संवेग का नियम या संवेग भी बोल सकते हो, जिसमें आपको बल का समीकरण सिखाया जाता है, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बलों के प्रकार, जिसमें घर्षण बल, जहां से हमारा सर क्वेश्चन अटकता है। घर्षण बल में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम जब आती है तो हमारा क्वेश्चन अटक जाता है, वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो 1 बाय 1 बिल्कुल आज का बेसिक लेक्चर है, स्टार्ट करते चलिए। देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि यार बल कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः अगर मैं बात करूं आपसे तो बल 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी कि संपर्क बल। कौन सा बल? संपर्क बल, और दूसरा असंपर्क बल। ये पहला बल है और दूसरा क्या, असंपर्क बल। असंपर्क बल। अब आप कहोगे कि ये सर क्या होता है संपर्क बल और असंपर्क बल? कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? ऐसे बल जो टच करने से आते हैं। किससे आते हैं? टच करने से। जिनको संपर्क में आए बिना नहीं लगा सकते उनको बोलते हैं क्या, संपर्क बल बोलते हैं। असंपर्क बल जो बिना टचिंग के आते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। इन बलों का अध्ययन अपन सामान्यतः कहां करते हैं? 12th फिजिक्स के अंदर। कहां पर करते हैं? 12th फिजिक्स के अंदर। वो अलग बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम कहां पढ़ते हैं? 11th में ही पढ़ते हैं, एक चैप्टर के नाम से। तो मेनली जो स्टडी होगी वो किसकी होगी? कॉन्टेक्ट फोर्स की। ये वाला जो बल है संपर्क बल, कॉन्टेक्ट फोर्स। अब आप कहोगे सर कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में ही डिटेल में चर्चा करते हैं। कौन कौन से फोर्स पढ़ेंगे हम? संपर्क बल के बारे में बात करें अगर अपन, तो संपर्क बल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। संपर्क बल कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले अगर बात करें अपन प्रतिक्रिया बल। अरे कौन सा बल? प्रतिक्रिया बल। देखो भाई, ठीक है सर। दूसरा बल बताइए। दूसरा है तनाव बल। अरे कौन सा बल? तनाव बल सर। तीसरा स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल। और लास्ट में जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको यहां पर नोट कर लेते हैं अपन, कौन सा? घर्षण बल। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका होने वाला है कौन सा? घर्षण बल। अब आप कहोगे क्या सर ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पर बच्चे का मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से फंस जाता है? घर्षण बल से। जब 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक प्रॉब्लम पूछी जाती है जेई के अंदर, तो यहां से क्वेश्चन उसका अटक जाता है। तो कहानी क्लियर है? कितने टाइप के बल होते हैं? संपर्क बल क्या होता है? जो कॉन्टेक्ट करने से आता है या संपर्क में आने से आता है, उसको बोलते हैं संपर्क बल। चलिए बात करते हैं अपन किसकी यार, अब बात करते हैं अपन 1 बाय 1 न्यूटन के गति के नियम की। पहली बात करते हैं बिल्कुल बेसिक लेक्चर एकदम, न्यूटन के
गति के नियम से स्टार्ट करते हैं, फिर वन बाय वन अपन क्या बात करने वाले हैं, सभी प्रकार के बलों को डिटेल में स्टडी करेंगे। न्यूटन के गति के नियम, ठीक है भाई। अगर मैं कहूं आपसे कि यार पहला नियम क्या होगा, पहला नियम न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, चलिए भाई न्यूटन की गति का पहला नियम कौन बताएगा भाई, पहला नियम, अरे कौन बताएगा भाई न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम आपने सुना होगा, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु है हमारे पास ये, और इस वस्तु पर कुल बल कितना है, अरे कुल बल कितना है इस वस्तु पर, अरे सर 0 है, क्या है 0 है। अगर किसी वस्तु पर कुल बल 0 है तो क्या वो वस्तु रुकी हुई है या चल रही है। कुल बल 0 होने का मतलब क्या, वेग 0 है या वेग नियत है। मैं अगर कहूं कि वेग 0 है, क्या सही है या गलत है, या मैं कहूं वेग नियत है, दोनों सही है या दोनों में से एक सही है। सर दोनों हो सकता है। कुल बल 0 का मतलब होता है कि ma बराबर 0 और ma बराबर 0 मतलब त्वरण 0। ए क्या है, त्वरण है सर। अब जब त्वरण 0 होगा तो ए बराबर होता है dv/dt, यानी कि वेग नियत भी हो सकता है, क्योंकि नियत होगा उसी का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तो वेग 0 भी हो सकता है और वेग क्या हो सकता है, नियत। तो यही बात इन्होंने बोली, न्यूटन साहब ने क्या बोला कि अगर कोई वस्तु है हमारे पास, उस पर कुल बल 0 है, उसके पे क्या 0 है, कुल बल 0 है। अगर वो रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि वो रुकी हुई है, वेग 0 है। और अगर वो नियत चाल से चल रही है, मतलब तब भी तो उस पे क्या 0 है, त्वरण 0 है। तो इन्होंने क्या बोला था, आपको भी पता होगा, क्या बोला था भाई, कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी, अगर उस पे कुल बल कितना है, 0 है। अरे क्या है, 0 है। यही न्यूटन साहब का पहला नियम था। और इसी नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं पहले नियम को। अब ये जड़त्व क्या होता है, अगर मैं आपसे, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, एकदम हर चीज को पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। जड़त्व क्या होता है, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, उसे ही क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं सर। अरे क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी। और देयर आर 3 टाइप ऑफ जड़त्व। कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया, यानी कि 3 तरह के जड़त्व होते हैं सर। अरे कितने तरह के, 3 तरह के। स्थिर अवस्था का, स्थिर अवस्था, हाँ सर। दूसरा क्या, गति का जड़त्व, और तीसरा क्या, दिशा का, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अच्छा मुझे बताइए फटाफट से, ऑल्दो ऐसी चीजें नहीं पूछी जाएगी पर हमें हर चीज आनी चाहिए। स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या होता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, और आप चाहते हो कि उसकी स्थिति में परिवर्तन करे, तो क्या आपको बल लगाना पड़ेगा, हाँ। तो क्या आपको बल लगाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उस वस्तु को हटाने के लिए या उस स्थिति को परिवर्तन करने के लिए जो बल लगाया जा रहा है, वही तो एहसास है इस बात का कि वो क्या कर रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो इसे बोलते हैं क्या, स्थिर अवस्था का जड़त्व। फिर गति का जड़त्व क्या होता है सर। गति का जड़त्व, अगर आपने बस में सफर किया हो, बस रुकी हुई है और आप बस में अगर खड़े हुए हो, अचानक से बस अगर चलने लग जाती है तो क्या होता है, हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। क्योंकि बस जब चलती है तो बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, बॉडी का कौन सा पार्ट होता है, इंसान का लोअर पार्ट होता है, वो बस के साथ मोशन में आ जाता है। पर ऊपर का पार्ट अभी भी रुका हुआ है, वो झटके के द्वारा हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम गति का विरोध कर रहे हैं। इसको बोलते हैं गति का जड़त्व। सेम ऐसा ही जब होता है, जब बस चल रही होती है, अचानक से ब्रेक लगता है, कोई आदमी अगर बस में खड़ा हो तो उसको कहां झटका लगता है, आगे की तरफ। कहानी क्लियर है। तो ये होता है गति का जड़त्व।
फिर आपसे कोई कहे कि सर दिशा का जड़त्व क्या होता है। अगर आपने कभी बस में या जीप या कार में सफर किया हो और टर्न लिया हो, मान लो कि जीप ऐसे जा रही है, तो हम भी उस जीप या कार के अंदर बैठे हुए इसी डायरेक्शन में जा रहे थे। पर यार एक बात बताओ, वो जो कार थी वो तो ऐसे घूम गई, पर हमारी गति की दिशा, हमारी मोशन तो इसी डायरेक्शन में है। हां सर, कार हमें कहां ले जाएगी? इधर, पर ये वाला क्या करता है? हमें इधर ले जाना चाहता है। इसीलिए हमें ऐसा अनुभव होता है कि जब टर्न लिया जाता है तो हमें उस टर्न के, उस वृत्ताकार घुमाव के बाहर की तरफ क्या लगता है? झटका लगता है। इसको बोलते हैं दिशा का जड़त्व। आई होप आपको बेसिक सारी चीजें क्लियर होगी और आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है। तो आइए बात करते हैं अब अपन किसकी? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपन बल के अध्ययन पे आ जाएंगे। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। चलिए भाई, कौन बताएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, कौन बताएगा? सर, जब भी न्यूटन की गति के दूसरे नियम की बात की जाती है तो हमें एक बात याद आती है कि F बराबर ma। क्या F बराबर ma न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आता है? हाँ, अरे बिल्कुल वहीं से आता है सर। तो मुझे एक बात बताओ, न्यूटन की गति के जब दूसरे नियम की बात की जाएगी तो सबसे पहले बात की जाएगी सर संवेग की। अरे किसकी बात की जाएगी? संवेग की। ये संवेग क्या होता है? जिसको आप मोमेंटम बोलते हो। अरे क्या बोलते हो? मोमेंटम बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? मोमेंटम। संवेग क्या होता है? अब आप कहोगे कि सर संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि संवेग का मतलब होता है सर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, मात्रक की बात कर लो केजे इंटू मीटर पर सेकेंड, क्या यही संवेग है? क्या इतना सा अगर आपको नॉलेज है, इतने से ज्ञान से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर परिभाषित किया जाए किसको? संवेग को, तो संवेग की परिभाषा ये कहती है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। पर संवेग हमें किस बात का एहसास कराता है, यह भी तो पता होना चाहिए। संवेग हमें किस बात का एहसास कराता है, यह हमें एहसास होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रामलाल है, कौन है? रामलाल। अगर रामलाल को हम कहे कि भैया तुम्हारी तरफ हम एक बॉल फेंक रहे हैं, टेनिस वाली बॉल। अरे कौन सी बॉल? टेनिस। कितने वेग से? 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। और हम रामलाल से बोले कि भैया कैच कर लेना, क्या रामलाल कैच कर लेगा टेनिस की बॉल को? बिल्कुल सर, कैच कर लेगा ये टेनिस की बॉल को। पर यही बात कहते कि एक ट्रेन आ रही है। क्या आ रही है भाई? एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन उतनी ही वेग से आ रही है, उतनी ही स्पीड से आ रही है, और रामलाल को खड़े कर दो, क्या रामलाल के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे? हाँ सर। तो मैं आपसे एक बात कहूं कि ट्रेन और बॉल दोनों का वेग समान था। वही रामलाल, वही आदमी, वही इंसान बॉल को कैच कर पाया पर ट्रेन को नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का, किसका? ट्रेन का संवेग क्या था? ज्यादा था। ट्रेन का संवेग क्या था? ज्यादा था, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा था, जबकि बॉल का द्रव्यमान कम था। भले ही वेग समान था, पर उसका द्रव्यमान कम होने की वजह से क्या कम हो गया था? संवेग कम हो गया था सर। यानी कि संवेग सिर्फ और सिर्फ वेग पर निर्भर नहीं करता, वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। इस बात का एहसास हमने इस वाले एग्जाम्पल से किया। ये भी सही है सर। और क्या सीखा हमने संवेग से? आपने इस बात का एहसास भी किया होगा कि अगर मैं आपसे एक बात और बोलूं कि एक साइकिल चल रही है। अरे क्या चल रही है? एक साइकिल है। साइकिल चल रही है और एक ट्रेन चल रही है। क्या मुझे एक बात बताओ, रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करे जाते हैं? हाँ। क्या ट्रेन को रोकने के लिए साइकिल के ब्रेक लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगाए जा सकते। ट्रेन को रोकने के लिए साइकिल के ब्रेक ट्रेन में लगा दोगे क्या? अरे यार, अगर ये साइकिल है और ये ट्रेन है, क्या इस ट्रेन को रोकना है? वी वेग से चल रही है, जिन ब्रेक से साइकिल रुक जाएगी वही ब्रेक अगर ट्रेन में लगा दो तो क्या ट्रेन रुक जाएगी? नहीं रुकेगी सर। यही बात मैं आपसे कहूं कि एक हमारे पास कार है और इस कार को धक्का देना है, और एक ट्रक है। ये कार और एक ये ट्रक।
ट्रक को धक्का देना है और कार को धक्का देना है। बताओ किसको धक्का देने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होगी? तो आंसर है ट्रक को। यानी कि इस बात का एहसास कैसे हुआ कि जिस वस्तु का संवेग ज्यादा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बॉल को रोकने के लिए रामलाल कापिता पर ट्रेन को नहीं रोक पाया और कार को धक्का देने के लिए हो सकता है कि एक इंसान धक्का देके कार को स्टार्ट कर दे, पर ट्रक को धक्का देने के लिए कम से कम 4 या 5 जनों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि किसी भी वस्तु को चलाने या रोकने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता होगी? किसी भी वस्तु को चलाने या रोकने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता होगी? इस बात का एहसास हमें कराता है कौन? संवेग। लिखें संवेग क्या होता है। संवेग का रियल फील क्या है? संवेग यह होता है कि किसी वस्तु को रोकने, लिखें संवेग किसी वस्तु को रोकने व चलाने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता होगी? कितने बल की आवश्यकता होगी? आवश्यकता होगी। इस बात का एहसास हमें संवेग कराता है। संवेग कराता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या मेरी बात समझ आई है? संवेग का फील आया है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब संवेग का अगर परिभाषा के हिसाब से दिया जाए तो क्या द्रव्यमान इंटू वेग, मात्रक की बात कर लो भाई तो क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकंड हो जाएगा सर। यहां तक भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत? कॉपी करिए फटाफट, बढ़ते हैं आगे अपन। देखिए अब बात करते हैं सर, क्या ये तो बात हो गई सारी, संवेग हो गया। अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? अगर मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु है, हम बात कर रहे हैं किसके? न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। न्यूटन की गति के दूसरे नियम की बात हो रही थी, दूसरे नियम की। तो सर आप तो संवेग में चले गए थे। अरे जब तक संवेग का एहसास नहीं होगा तब तक न्यूटन की गति का दूसरा नियम समझ में नहीं आएगा। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु है जो v वेग से चल रही है, कितने वेग से चल रही है? v वेग से, द्रव्यमान m है, क्या इसका संवेग में बोल सकता हूं mv है? हाँ। अब मैं आपसे ये कहूं कि इस वस्तु का संवेग बदलना है। अरे क्या बदलना है? संवेग बदलना है। आप क्या कहोगे? सर द्रव्यमान बदल दो तो क्या संवेग बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। सर वेग बदल दो तो क्या संवेग बदलेगा? हाँ। वेग ज्यादा कर दो, कम कर दो तो क्या संवेग बदलेगा? हाँ। तो मैं आपसे कहूं कि वेग को ज्यादा करना हो या कम करना हो, क्या आपको बल लगाना पड़ेगा? यस। यानी कि जो आपने बल लगाया ये कौन सा बल है? आरोपित बल। कौन सा बल? आरोपित बल। तो बल लगाते इसका वेग मान लो कि v, ये v1 ले लो और ये क्या हो गया? v2 हो गया। यानी कि जैसे जैसे आप आरोपित बल लगाते जाओगे इसका संवेग बदलता जाएगा। यही बोला न्यूटन साहब ने, क्या कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? आरोपित बल के। ऑल्दो ये लिख देते हैं अपन, क्या ये लिख देते हैं? d अपॉन डी टी इंटू पी, यानी कि dp बाई dt। क्या बोला न्यूटन साहब ने कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। लिखना स्टार्ट करिए। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। आरोपित बल के बराबर होती है, बराबर होती है। ओके सर, ये भी सारी कहानी हमें आती थी पहले से ही, पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, देखें आता है क्या। एक छोटे से क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए फटाफट। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। चलिए भाई बताइए न्यूटन की गति का दूसरा नियम कौन सा है। पहला ऑप्शन आपको दिया है F बराबर dp बाई dt, बहुत बढ़िया।
दूसरा ऑप्शन है आपके पास F बराबर M dP ना dV बाई dt, बहुत सुंदर। तीसरा ऑप्शन है आपके पास F बराबर d अपॉन dt इंटू mv, ओके। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास F बराबर v dm बाई dt। एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुने। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है F बराबर dp बाई dt, F बराबर m dv बाई dt, F बराबर d अपॉन dt इंटू mv या F बराबर v dm बाई dt। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्या चारों ऑप्शन सही हैं या दो ऑप्शन करेक्ट हैं, दो इनकरेक्ट हैं? बताओ भाई। सर न्यूटन ने क्या बोला था? सर हमने तो ये पढ़ा था, हमें तो ये वाला सही लग रहा है, m dv बाई dt। न्यूटन का दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन की दर है। अरे किसमें परिवर्तन की दर है? संवेग में परिवर्तन की दर है। तो ये जो F बराबर dp बाई dt है, अरे क्या है? dp बाई dt, ये तो सर संवेग में परिवर्तन की दर है। क्या ये दूसरा ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या m dv बाई dt, क्या ये संवेग में परिवर्तन की दर है या फिर ये द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन की दर है? तो ये तो गलत है। अरे सर ये भी सही है क्योंकि ये mv यानी कि ये भी तो संवेग है, बिल्कुल सही है। और ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये वेग इंटू द्रव्यमान में परिवर्तन की दर है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। प्रीवियस ईयर में पूछा गया बढ़िया सा, सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सर जब आपने ये बातें सीख ली, ऐसी बातें, तो क्या होगा? देखिए स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए तो यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन किसकी, देखो हम बात करते हैं यार किसके? न्यूटन के दूसरे नियम की तो बात हो रही थी सर अभी। न्यूटन का जो दूसरा नियम था सर, आपने बताया कि F बराबर क्या होता है? dp बाई dt होता है। सर जब हम ऐसा लिखते हैं क्या कि P बराबर mv लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? mv, तो द्रव्यमान को बाहर लाते हैं तो ये dv बाई dt हो जाता है। हाँ सर, अगर मैं dv बाई dt को क्या लिख सकता हूं? सर ma लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ma, यानी कि ये तब लिखा जाता है जब द्रव्यमान नियत हो। तो एक स्टार लगा के पॉइंट लिखिए यहां पर, क्या? जब द्रव्यमान नियत हो, द्रव्यमान नियत हो। तो हमें क्या याद रखना है? कुल बल का समीकरण F बराबर ma। क्या ऐसा हमेशा होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द्रव्यमान बदल भी सकता है। द्रव्यमान क्या हो सकता है यार? बदल भी सकता है। तो सर द्रव्यमान और वेग दोनों बदले तो क्या करें? द्रव्यमान और वेग दोनों बदले तो क्या करें? तो आंसर है, देखिए इधर, कि हम लिखेंगे उसको क्या? F बराबर क्या? क्या लिखेंगे भाई? सर लिखिए क्या? F बराबर क्या? d अपॉन dt, द्रव्यमान इंटू वेग। क्या आपको दो राशियों का अवकलन करना आता है? उतनी सी बात है यार, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। क्या? एक को बाहर लेते हैं dv बाई dt प्लस वेग को बाहर लोगे, दूसरी राशि को बाहर लोगे तो क्या? dm बाई dt। आया यहां तक? कोई दिक्कत कैसी भी? तो रियल में तो ये कहानी है कि अगर वेग और द्रव्यमान दोनों बदले तो। अच्छा, अब यही इक्वेशन ma में कैसे कन्वर्ट होती है? अगर ये कहा जाए कि m नियत है, द्रव्यमान क्या है? नियत है, तो क्या हो जाता है? dm बाई dt को हम 0 लिख देते हैं और आपका आंसर आता है F बराबर m dv बाई dt। 99% आप यही पढ़ने वाले हो, बाकी ये भी अपन पढ़ते हैं, वो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पे आरोपित बल किसके बराबर होता है? उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की फटाफट से, ताकि बेसिक अपना क्लियर होने के बाद अपन आगे बढ़े। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। चलिए भाई बताएं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है? मन में याद कर लीजिए फटाफट से कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये होता है सर,
न्यूटन की गति का तीसरा नियम यह कहता है कि अगर किसी वस्तु पर क्रिया होती है, क्रिया मतलब अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी उतना ही बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत लगाती है। यानी कि यह कहता है, जो आपने सुना होगा, प्रत्येक क्रिया के विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया होती है, जिसका परिमाण समान व दिशा विपरीत होती है। एक और बात जो यहां समझने वाली है, क्या कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दोनों अलग अलग वस्तुओं पे लगती है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा क्या लगती है? अलग अलग वस्तुओं पे लगती हैं। अगर एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाऊं यहां पर आपके लिए, क्या एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए बनाया जाए कि कैसे लगती हैं, सर एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। तो देखिए, इधर मैं कहूं कि एक ब्लॉक है हमारे पास, ये धरातल पे रखा हुआ है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है। अब मैं आपसे कहूं कि कहां पर क्रिया प्रतिक्रिया बल लग रहा है। जो प्रतिक्रिया बल आप जानते हो n या r से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे इसका डायग्राम बनवाऊं तो यार एक बात बताओ, क्या गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर। कहां लगता है? द्रव्यमान केंद्र पर। यहां पर mg लग रहा होगा सर। तो क्या प्रतिक्रिया बल कौन सा? नॉर्मल प्रतिक्रिया बल कहां लग रहा होगा कि यार सर यहां पर लग रहा है n। अगर यही बात करूं मैं धरातल के लिए, तो वो कहां लग रहा होगा? धरातल के लिए वो सर ऐसे लग रहा होगा n। देखिए, धरातल में नीचे लग रहा है। अगर मैं इसको क्रिया बोलूं तो ये कौन सा बल है? प्रतिक्रिया है। वो एक ही बात है, आप किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया बोल सकते हो, परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। इन n और n की बात कर रहा हूं मैं, mg की बात नहीं कर रहा। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ सर। यानी कि अगर आज के बाद जीवन में कोई भी आपसे पूछे कि यार क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, क्या परिमाण में समान होना चाहिए? हाँ। क्या दिशा में विपरीत होना चाहिए? हाँ। चलिए तो एक प्यारा सा क्वेश्चन करके बताए कि ये हमारी धरती माता है। कौन है? धरती माता। और यहां पर क्या रखा हुआ है? एक ब्लॉक रखा हुआ है सर, m द्रव्यमान का। ठीक है सर, ये हमारी अर्थ है पृथ्वी, जिसके ऊपर रखा हुआ है एक m द्रव्यमान का ब्लॉक। अब मैं आपसे कहूं कि यार इस m द्रव्यमान के बारे में अगर सोचा जाए, तो इस m द्रव्यमान के बारे में अगर अपन सोचे तो नीचे लगेगा mg और इसके ऊपर लगेगा क्या? नॉर्मल n। और धरती माता की बात करें तो यहां पर लगेगा क्या? नॉर्मल। क्या मुझे एक बात बताओ, ये ब्लॉक रुका हुआ है? हाँ। इसका मतलब नीचे लगने वाला और ऊपर लगने वाला बल क्या होगा? बराबर। यानी कि n बराबर क्या होगा? mg होगा सर। अरे क्या होगा? mg होगा। क्या n और mg परिमाण में समान है? यस। यानी कि सर परिमाण में समान है। परिमाण समान किसका? मैं किसकी बात कर रहा हूं? n और mg की। क्या दिशा विपरीत है? mg कहां लग रहा है? नीचे। और नॉर्मल कहां लग रहा है? प्रतिक्रिया बल ऊपर। क्या दिशा विपरीत है? हां सर, दिशा विपरीत है। परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। तो क्या n बराबर mg, एक छोटा सा क्वेश्चन, n बराबर mg क्रिया प्रतिक्रिया बल है? क्रिया प्रतिक्रिया बल है? चलिए भाई बताइए, क्रिया प्रतिक्रिया बल है? हां या ना? हाँ ना में जवाब देना है बस, हाँ या ना। चलिए भाई सोचो, हाँ या ना। क्रिया प्रतिक्रिया बल है या नहीं है? प्रतिक्रिया बल है, हाँ या ना? चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से। n बराबर mg की बात हो रही है सर, लग तो यही रहा है, पढ़ा भी यही है कि यार परिमाण में समान होना चाहिए, दिशा में विपरीत होना चाहिए, तो उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। पर क्या एक और पॉइंट ऐड होना चाहिए? क्या इनकी प्रकृति भी समान होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? प्रकृति समान। जैसे मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण बल, क्या mg कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या n प्रतिक्रिया बल गुरुत्वाकर्षण बल है? बिल्कुल नहीं है सर।
क्योंकि वो ऊपर लग रहा है। सोचो गुरुत्वाकर्षण होता तो हमेशा नीचे ही लगता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको, बाद में चर्चा करेंगे, वो अलग बात है। यानी कि एक और पॉइंट आपको ऐड करना है, किसके लिए? क्रिया प्रतिक्रिया बल के लिए। क्रिया प्रतिक्रिया बल होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो सुने, परिमाण समान, दिशा विपरीत, और तीसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, प्रकृति भी समान होनी चाहिए। प्रकृति भी समान होनी चाहिए। बहुत सुंदर। परिमाण समान, दिशा विपरीत, प्रकृति भी समान, यही है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया। बच्चा क्या करता है? किताबों से रट लेता है, परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो, बस वही क्रिया प्रतिक्रिया है। एन बराबर एमजी, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है। तो कौन है सर? क्या इस पे लगने वाला एन और नीचे लगने वाला एन, कौन कौन सा एन? ये वाला, ये वाला, देखो कौन से वाला? ये वाला। ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया है। जितना नॉर्मल ऊपर लग रहा है उतना ही तो नॉर्मल अर्थ पे लग रहा होगा। हाँ, ये है क्रिया प्रतिक्रिया। क्या परिमाण समान है? हाँ सर। क्या दिशा विपरीत है? हाँ, क्योंकि n बराबर n लिखा जा सकता है। क्या प्रकृति भी समान है दोनों नॉर्मल की? यस। ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। कौन है क्रिया प्रतिक्रिया? n और n। मुझे लगता है आपको ये बात बढ़िया से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे अपन। ये न्यूटन की गति के तीनों नियम अपन ने डिटेल में पढ़े 1 by 1। अब बात करते हैं अपन किसकी यार? अब बात करते हैं बलों का अध्ययन। बलों का अध्ययन, क्योंकि न्यूटन के गति के नियम में अगर आपको बलों के साथ डील करना आ गया तो आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी। बलों का अध्ययन। अध्ययन देखिए इधर, स्टडी ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के बल अपन पढ़ने वाले थे? पहला बल था सर प्रतिक्रिया बल, दूसरा आप बल बता रहे थे सर कौन सा? तनाव बल, स्प्रिंग बल और घर्षण बल। तो 1 by 1 अपन पढ़ेंगे क्या? प्रतिक्रिया बल। कौन सा बल? प्रतिक्रिया बल। पहली हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, क्या? प्रतिक्रिया बल। हेडिंग डालो, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल को बेटा n से या r से प्रदर्शित करते हैं। आपको हो सकता है कि बहुत सी जगह प्रतिक्रिया बल n से लिखा मिले या r से लिखा मिले, परेशान नहीं होना। चलिए सर, अभी आपने एक बात बताई कि प्रतिक्रिया बल के बारे में बहुत सारी चीजें करी अपन ने न्यूटन की गति के तीसरे नियम में। एक बार फिर अपन सीखते हैं इसको, क्या कि अगर एक वस्तु धरातल पे रखी हुई है, ऐसे m द्रव्यमान की वस्तु, तो सीधी सी बात है सर क्या कि अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब होता है? जिसको आप एफबीडी के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? एफबीडी। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है सर? किसी भी वस्तु पे लगने वाले सभी बलों को अलग अलग प्रदर्शित करना ही फ्री बॉडी डायग्राम होता है। किसी भी वस्तु पर लगने वाले बलों को अलग अलग प्रदर्शित करना ही फ्री बॉडी डायग्राम होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये वस्तु है अपने पास m द्रव्यमान की, हमने कहा कि इस m द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाले सारे बल बता दीजिए। तो आपने कहा कि सर देखो, इस m द्रव्यमान वाली वस्तु का अगर आप बीडी बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो यहां mg लग रहा होगा। और नॉर्मल कहां लगता है? नॉर्मल जो भी सतह कांटेक्ट में है उस सतह के हर बिंदु पर क्या लग रहा है? प्रतिक्रिया बल लग रहा है या क्रिया प्रतिक्रिया, जिसको आप नॉर्मल बोलते हो। ये ऐसे लग रहा होगा। सतह के बारे में बात करें तो सतह पर ऐसा लग रहा होगा, छोटे छोटे ऐसे नॉर्मल लग रहे होंगे। और जब ये सारे छोटे छोटे नॉर्मल जुड़ते हैं तो आप जो डायग्राम बनाते हो वो यार कैसा बनाते हो? देखिए इधर, वो डायग्राम बनाते हो आप सर ऐसा, क्या कि हम इस m द्रव्यमान की वस्तु को, ध्यान से सीखना, यहां लगाते हैं सर mg और यहां एक नॉर्मल लगा देते हैं n। ऑल्दो बहुत सारे हैं सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में, तो सब जुड़ के एक n बना देते हैं। और अगर इस धरातल की बात की जाए तो इधर भी क्या बना देते हैं? n बना देते हैं। ठीक है सर, इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि सर देखो ये वस्तु रुकी हुई है ना चल रही है। तो हम डायरेक्ट आज के बाद ऐसे थोड़ी डायग्राम बनाएंगे, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ऊपर यहां तो लगाते हैं, नीचे क्या mg, और ऊपर लगाते हैं यही सेंटर पे नॉर्मल। पर क्या प्रतिक्रिया बल द्रव्यमान केंद्र पर लगता है? नहीं। मन में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रतिक्रिया बल कहां लगता है? दोनों सतहों के बीच में लगता है।
और चाहता क्या है, इसकी चाहत क्या है, देखिए यहां पर ये प्रतिक्रिया बल ऐसे लगता है कि उस वस्तु को दबाना चाहता है। देखिए इधर ये mg नीचे और प्रतिक्रिया बल कहां, ऊपर। प्रतिक्रिया बल की दिशा ऐसे होगी कि वो उस वस्तु को दबाना चाहता है। और एक और बात हमने देखी, ये उस सतह के लंबवत लगता है। क्या लगता है, लंबवत लगता है। तो n बराबर क्या, mg हो गया यहां पर। तो स्टार लगा के मैंने जितने भी पॉइंट बोले हैं सारे लिख लीजिए। प्रतिक्रिया बल ऐसे लगता है कि वो वस्तु को दबाना चाहता है। दूसरी बात क्या, प्रतिक्रिया बल हमेशा उस वस्तु की सतह के लंबवत लगता है। अरे कैसे लगता है, सतह के लंबवत लगता है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो बढ़ते हैं आगे अपन। चलिए, कॉपी हो गया ये, आइए देखिए अब बात करते हैं कुछ। सर जो आपने अभी तक एग्जाम्पल दिए, सारे एग्जाम्पल कैसे थे, जिनकी सरफेस फ्लैट थी, समतल थी। गोलीय सतह के लिए बताएं कैसे करेंगे सर। मैंने कहा गोलीय सतह के लिए भी देखते हैं। देखो इधर गोलीय सतह के लिए मान लो कि हमने एक ऐसा वेसल ले लिया, ऐसा वी आकार का पात्र ले लिया, और इस पात्र में हमने क्या किया, गोला रख दिया। क्या रखा, गोले रख दिए। मान लो ये और ये दो ही ले लेते हैं, है ना। हमें तो सिर्फ क्या सीखना है, प्रतिक्रिया बल की दिशा निकालना सीखना है सर अभी। ठीक है भाई, ये एक पात्र है ऐसा वी आकार का। अब बताएं कि क्या क्या लग रहा है और कहां कहां लग रहा है। प्रतिक्रिया बल सर लगता है सतह के लंबवत। अगर मैं आपसे कहूं कि एफबीडी बनाओ, ये वाला ए वस्तु है और ये वाली कौन सी है, बी वस्तु है। दो वस्तु है ए और बी। अब इनका एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। सिंपल सी बात है सर, आपको हमसे देखो, सिंपल सी बात यह है सर कि कुछ नहीं करना है। जो जो बल लग रहे हैं एक बार उनको हम देख लेते हैं। यहां लगेगा सर इसका mg, और ये देखो संपर्क में है गोले की सतह और ये समतल सतह। तो जो प्रतिक्रिया बल लगेगा गोलीय सतह में हमेशा कहां लगता है, केंद्र की तरफ। अरे कहां लगता है, केंद्र की तरफ। तो यहां पर ले लो सर n1। इन दोनों के बीच में भी लग रहा होगा, संपर्क सतह है, तो सर इसको ले लो आप n2। अरे क्या ले लो, n2, केंद्र की तरफ। और इधर भी क्या लग रहा होगा, n2 लग रहा होगा सर। इस वाले छोटे गोले के लिए नीचे क्या mg लग रहा होगा। ऑल्दो दोनों का मास अलग अलग है, पर मैं mg से ही डिनोट कर देता हूं सिर्फ समझने के लिए। इन दोनों की सतह पे क्या लग रहा है कि सर n3 लग रहा है। क्या मेरी बात समझ आई। गोलीय सतह में हम कैसे प्रतिक्रिया बल निकालते हैं, क्या बात समझ आई है। अरे बोलो भाई, क्लियर है। बड़े आगे अब अपन, मुझे लगता है कि आई होप आपने ये बात तो समझ ली होगी कि यार हम प्रतिक्रिया बल को कैसे लगाते हैं। अब एक इंक्लाइंड प्लेन नत्तल की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन की। उसमें कैसे प्रतिक्रिया बल लगेगा। मान लो कि आपके पास एक नत्तल है जिसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं भाई, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं सर। ये इंक्लाइंड प्लेन मान लो कि थीटा एंगल का नत तल है। क्या है, नत तल है थीटा एंगल पर। ठीक है सर, नत तल है थीटा एंगल पर, और इसके ऊपर हमने सर ब्लॉक रख दिया एक। क्या रख दिया, ब्लॉक। रखो भाई, ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है। अब बताओ सर इसका एफबीडी बना के बताओ। इनका कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। क्या कि यार यहां पर क्या लग रहा होगा। अरे देखो भाई, यहां पर क्या लग रहा होगा, यहां पर लग रहा होगा सर mg नीचे। ओके, इन दोनों की सतह के बीच में यहां लगा दो क्या, नॉर्मल n। ओके सर, तो अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, अगर आप एक बात बताओ, ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा है, सबको पता है ज्योमेट्री से। नहीं आता तो निकाल सकते हो, ये थीटा, यहां से इसको सीधा नीचे लाओगे 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। हाँ सर। अब मैं अगर बात करूं इस वाले ब्लॉक की, तो इस वाले ब्लॉक पे देखिए इधर कितना लग रहा है, mg, और यहां पर ऐसे ही लगा दूं नॉर्मल को। यस सर, एफबीडी बना रहे हैं ना उसका। हाँ सर, ये क्या, थीटा। यानी कि इस mg का एक घटक होगा इधर, वो क्या होगा, mg साइन थीटा। क्या घटक निकालने आते हैं। और इधर कौन सा घटक होगा सर, mg कोस थीटा होगा। बहुत बढ़िया, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कोस थीटा। हाँ, अब क्या करें, इसको यहां बना देते हैं। ये देखिए इधर mg साइन थीटा, mg साइन थीटा की चाहत क्या है और mg कोस थीटा की चाहत क्या है, बताओ।
mg cos थीटा इसको सतह के साथ चिपकाए रखना चाहता है, जबकि mg sin थीटा इसको सतह से चलाना चाहता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिक्रिया बल का मान कितना होगा, तो n का मान होगा सर mg cos थीटा। यानी कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर नत तल पर प्रतिक्रिया बल आपको याद रखना है क्या, mg cos थीटा। ऑल्दो अपन कैलकुलेट करके निकाल लेंगे वो अलग बात है, पर याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है। बड़े आगे अब अपन चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, प्रतिक्रिया बल के क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु है हमारे पास, एक वस्तु है क्या हमारे पास, अब ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिक्रिया बल की, घर्षण बल नहीं है, तो बिल्कुल दिमाग में मत लाना, क्योंकि आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जब हम फ्रिक्शन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब किसके क्वेश्चन कर रहे होंगे, फ्रिक्शन के, तो यही सारा रिपीट टेलीकास्ट चल रहा होगा, बस एक नया बल ऐड हो जाएगा, कौन सा, घर्षण बल। तो बिल्कुल ध्यान से सीखें। ये 2 kg का बल है सर, और एक बल 2 kg का ब्लॉक है, और एक बल ऐसे लग रहा है। कैसे लग रहा है भाई, ऐसे लग रहा है सर, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। कितना लग रहा है कि सर 20 न्यूटन लग रहा है। तो मैं आपसे कहूं कि बताओ क्या प्रतिक्रिया बल होगा और क्या इसका त्वरण होगा। प्रतिक्रिया बल व त्वरण निकालें। प्रतिक्रिया बल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। प्रतिक्रिया बल व त्वरण निकालें, त्वरण निकालें। चलिए भाई ट्राई करिए, प्रतिक्रिया बल व त्वरण निकालें। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। क्या क्वेश्चन समझ आया है? बल सीधा सीधा नहीं लग रहा है, बल कैसे लग रहा है, समतल धरातल से या हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना लग रहा है, 60 डिग्री पर लग रहा है, 20 न्यूटन। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी एक कहानी जो मुझे सिखानी है क्या, कि यार ये जो ब्लॉक है, क्या है ये जो ब्लॉक है, इस बल के 2 घटक होंगे। ये वाला घटक क्या होगा सर, 20 साइन की कोस, कोस 60, 20 कोस 60, और बेटा ये वाला घटक हो जाएगा कितना, 20 साइन 60। आया ही नहीं, तो यार ये तो 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 10√3। आया क्या, बहुत बढ़िया। तो ये 10 और सर ऊपर से नीचे लग रहा है 10√3। क्या कहानी क्लियर है? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल और नीचे लग रहा होगा क्या, 20 न्यूटन, mg। अरे क्या mg। तो अगर आपसे नॉर्मल की बात करता तो नॉर्मल तो सर हो जाता कितना, 20। हाँ, नीचे वाले डायरेक्शन देखिए, 20 भी लग रहा है प्लस 10√3, तो नीचे वाले बराबर क्या, ऊपर वाले। ऐसा ही करोगे क्या, ऊपर कितना नॉर्मल और नीचे कितना, 20 प्लस 10√3। यस सर। और अगर इसके त्वरण की बात करते तो चलाने वाला बल, क्या याद रखें, हमेशा किसी भी वस्तु का त्वरण किस पे निर्भर करता है, चलाने वाला बल। क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा बल ऐसे लगे, एक बल ऐसे भी लग सकता है। तो चलाने वाला कुल बल कितना है सर, कुल बल चलाने वाला इस दिशा में चलेगा, और कितना, 10 है। तो F बराबर ma, तो A बराबर क्या, F/m। तो A बराबर F/m को क्या याद रखें, यह है चलाने वाला कुल बल, चलाने वाला कुल बल। अच्छा, अपॉन कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। बस अगर आपको ये आता है तो आपको कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है सर, वैल्यू डालिए, आंसर निकालते हैं। तो A बराबर आ गया बेटा कितना, 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये बहुत आसान सा क्वेश्चन लगा होगा, वो अलग बात है। बढ़ते हैं एक अगली वैरायटी के ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कैसी भी कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए देखते हैं। हाँ ओके, अगला क्वेश्चन है अपना क्या, कि यार कुछ 2 ब्लॉक ऐसे रखे हुए हैं, 2 ब्लॉक ऐसे रखे हुए हैं। हर तरह की वैरायटी आपको यहां पर करवा दी जाएगी। देखो इधर, मान लो कि यार ये 2 kg है और ये 3 kg है। ठीक है सर। अब आपसे कहा जाएगी यार इस वाली डायरेक्शन से लगाओ इसमें 20 न्यूटन, ओके, और इस वाली डायरेक्शन से लगाओ सर 10 न्यूटन। क्या पूछा है, क्या इन दोनों ब्लॉक के ऊपर, दोनों ब्लॉक के बीच में प्रतिक्रिया बल लगेगा, नॉर्मल लगेगा? यस लगेगा, N। तो आपको से पूछा है
कि n व निकाय का त्वरण, n क्या है? प्रतिक्रिया बल, n व निकाय का त्वरण निकाले भाई, n व निकाय का त्वरण निकालो, अरे निकालो भाई, n व निकाय का त्वरण। क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन चलाना पड़ेगा क्या? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखिए सर आपने सिखाया क्या, ऐसे क्वेश्चन को करने का एकदम बेसिक तरीका, सबसे पहले पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक मान लो। क्या मान लो? एक ब्लॉक मान लो सर। देखिए बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, बाकी ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। 5 kg मान लिया सर, इधर कितना? 20, इधर कितना? कि सर 10। क्या दोनों ब्लॉक का त्वरण समान होगा? हाँ सर, दोनों ब्लॉक का त्वरण क्या होगा? समान होगा सर। तो मुझे एक बात बताओ, चलाने वाला बल कितना है? 20 माइनस 10 या 10 माइनस 20? सर कुछ भी कर सकते हो, अगर आपने उल्टा माना है तो माइनस में आएगा, पर हम बात कर रहे हैं सदिश राशि के साथ, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटा घटाओ ताकि डायरेक्शन भी क्या आए? सही आए, क्योंकि सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ध्यान रखें इस बात को भी, बच्चा बहुत बार कंफ्यूज होता है कि सर बल का मान नेगेटिव दिया होता है और जब कैलकुलेशन करते हैं हम तो हमें माइनस को हम रहने देते हैं, माइनस को कंसिडर नहीं करते। आप इस बात से इंश्योर कर लीजिए कि वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, चलाने वाला कुल बल है सर 20 माइनस 10 और कुल द्रव्यमान 5 है, तो सर त्वरण आ गया अपना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? किधर चलेगा, राइट या लेफ्ट? राइट चलेगा सर, इस वाली डायरेक्शन में, जिधर ज्यादा बल की दिशा होगी उधर ही तो चलेगा यार। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे अपन, इसका ये वाला पोर्शन क्या नॉर्मल निकालना है। ये कैसे निकालोगे भाई? ये नॉर्मल कैसे निकालोगे सर? या तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो या 3 kg का बना लो। क्या दोनों से आंसर आ जाएगा? हाँ, देखते देखते देखते, देखो 2 kg का या 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 2 kg का बनाते हैं भाई, 2 kg का बनाया सर हमने। देखो ये 2 kg, इधर लग रहा था सर 20। बताओ 2 kg पे नॉर्मल कैसे लग रहा होगा? सर इधर जा रहा है तो नॉर्मल इधर लगेगा। हाँ, कितने से जा रहा है भाई? अरे सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। क्या आप इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो? कौन सी? सर कुल बल की समीकरण कितनी? F बराबर ma, ये उसी का सॉल्यूशन चल रहा है। F क्या होता है? कुल बल। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि F का मान क्या होगा, F का मान क्या होगा, बहुत छोटा सा डाउट बचेगा क्या कि F बराबर 20 माइनस n लोगे या F बराबर n माइनस 20 लोगे? बोलो भाई, पहले वाला या दूसरे वाला? क्या लोगे? F बराबर 20 माइनस n लोगे या F बराबर n माइनस 20 लोगे? क्या लोगे भाई? अरे सर कहां जा रहा है? राइट जा रहा है। ज्यादा वाला कौन सा है? 20। कम वाला कौन सा है? n। तो क्या लेंगे? 20 माइनस n बराबर क्या? m2। a की वैल्यू 2 आया ही नहीं, तो n बराबर हो जाएगा क्या? 20 माइनस 4 16 न्यूटन। क्या सर हम 3 kg का एफबीडी बनाते तब भी क्या यही आंसर आता? बिल्कुल यही आंसर आता। आप चाहे तो बना के देख लो, चेक कर लो। कभी कभी बच्चे को लगता है कि सर क्या हर ब्लॉक से आंसर सेम आता? हाँ, क्यों? अरे ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, जितना इस पे लगेगा उतना ही 3 kg पे लगेगा। चलिए करते हैं। देखो इधर कितना कि सर नॉर्मल, ये 3 kg इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इधर 10 लग रहा है। अरे क्या लग रहा है? 10 लग रहा है। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो n माइनस 10 बराबर कितना? अरे सर ma कितना? 6। अरे ये तो वही आ रहा है। मतलब आप किसी भी ब्लॉक का एफबीडी बना सकते हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है। चलिए कॉपी करिए फटाफट से सॉल्यूशन को, फिर बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। 2 ब्लॉक करा दिए, क्या 3 ब्लॉक कराया जाए? एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन 3 ब्लॉक का, फिर इंक्लाइंड प्लेन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 3 ब्लॉक वाला। अगला क्वेश्चन देखिए किसका? 3 ब्लॉक वाला। 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो इधर आसान सा क्वेश्चन है, कोई पेन नहीं चलाएगा, बस इस बात का एहसास हो जाए कि हाँ सर हमें समझ आया है।
कोई पेन नहीं चलाएगा भाई इसके लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 kg यस सर, 3 kg यस सर, 5 kg यस सर। बोलो कितना लगाया जाए इधर, आप बोलो वो डाटा। 100 kg लगा दो सर। 100 kg कैसे लगाओगे यार, न्यूटन लगेगा ना। अरे क्या लगेगा, न्यूटन। 100 न्यूटन लगा दो सर, ठीक है। इधर कितना लगेगा भाई, सर इधर 15 न्यूटन लगा दो, ठीक है भाई 50 न्यूटन लगा दिया। क्या यहां पर नॉर्मल लगेगा, यस N1 बोल दो। क्या यहां पर नॉर्मल लगेगा, N2 बोल दो। क्या पूछा है, त्वरण N1 N2 निकालो। ए N1 व N2 निकाले, निकालो भाई। त्वरण N1 N2 निकालो। चलिए भाई ट्राई करिए, त्वरण निकालो, N1 N2 निकालो फटाफट से। सर त्वरण तो हमने सिंपल निकाल दिया, क्या चलाने वाला कुल बल कितना 50, कुल द्रव्यमान कितना सर 10, कोई डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। 50/10 कितना 5, आया ही नहीं, आया क्या। अरे सर त्वरण तो हमने सिंपल निकाल दिया क्योंकि आपने सिखाया चलाने वाला कुल बल 50 है और कुल द्रव्यमान 10 है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये चलेगा किसकी तरफ, राइट की तरफ, इधर चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को कैसी भी नहीं है, तो बस यहीं पे बना देते हैं यार एफबीडी इनका। फिर सर हम सीखेंगे क्या, क्या सीखेंगे भाई, हम सीखेंगे सर इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन। अब आपसे कहे कि यार N1 निकालना है तो 2 kg का एफबीडी बना दो फटाफट। इधर कितना 100, इधर कितना सर N1, और ये कितना 2 kg। अरे क्या इधर जाएगा कितने से, 5 से। तो बोलो क्या 100 माइनस N1 बराबर कितना 10, आया ही नहीं। N1 बराबर कितना 90, किस किस का आया भाई। सर हमें बताना है कि हम निकालें अब N2। सर जब N2 निकालें तो किसका एफबीडी बनाएं। मैं तो कहता हूं कि यार 5 kg का बना लो या 3 kg का बना लो, आपकी इच्छा हो जिसका बना लो, जहां आपको आसान लगे उसका बना लो, आंसर सेम आएगा। मैं 5 kg का बना के निकालता हूं, देखो यार ये 5 kg है, इधर कितना लगेगा सर N2 लगेगा, इधर 50, और कितने से जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या इक्वेशन लिखनी आती है, हाँ। अरे क्या लिखोगे, N2 माइनस 50 बराबर कितना 25, तो N2 आया कितना अपने 75, आया ही नहीं। किस किस का आ रहा है भाई, N1 आ रहा होगा 90 न्यूटन, N2 आ रहा होगा 75 न्यूटन। ऑल्दो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों को ये भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, अगर बात समझ में आए तो कोई बुराई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपन इंक्लाइंड प्लेन की बात कर लेते हैं। अरे किसकी बात करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन की। देखो इधर इंक्लाइंड प्लेन में अगर किसी ब्लॉक को रख दिया जाए, एक आसान सा क्वेश्चन, इंक्लाइंड प्लेन में अगर किसी एक ब्लॉक को रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या 5 kg ले लो यार, क्या ले लो 5 kg, और ये ले लो अपने कितना 30 न्यूटन। अरे कितना 30 डिग्री, 30 न्यूटन कैसे लोगे सर, क्या ले लो 30 डिग्री इसका एंगल ले लो, और कोई फ्रिक्शन घर्षण नहीं है। आपसे पूछा जाए त्वरण व N निकालो, N क्या है भाई, प्रतिक्रिया बल, निकालो भाई फटाफट। फिर 2 ब्लॉक रख के करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन के साथ ही अपन ने स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलने वाले हैं, पर आज का लेक्चर पहला है तो बहुत आसान ही चीजें सारी होने वाली हैं। चलिए भाई बताइए क्या करेंगे सर, इधर लगेगा कौन 50 sin 30। अरे सर ये तो हो गया कितना अपने 50 sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, sin 30 1/2 यानी कि 25 हो गया। अरे mg sin थीटा, और इधर क्या होगा mg cos थीटा, आता है सर आपने सिखाया अभी, mg cos 30 यानी कि 50 cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी कि 25 √3। सर नॉर्मल ये रहा, तो नॉर्मल तो आ गया सर कितना अपने पास 25 √3। त्वरण कितना होगा सर, त्वरण हो जाएगा, चलाने वाला कुल बल 25 है, 25/5 नहीं आया। अरे मास कितना है 5, तो ए की वैल्यू आ जाएगी क्या अपने पास सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लीजिए फटाफट से, क्या सबका यही आ रहा है। अरे 50 sin 30 कितना 1/2, तो कितना 25, चलाने वाला बल 25 है, तो यार ये कितना होगा 25 कितना 5, कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है।
चलिए एक और क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं इसमें आगे। देखो क्या अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यार दो ब्लॉक लो सर, थोड़ा अच्छा करते हैं इससे बढ़िया। दो ब्लॉक ले लो, ले लो भाई, दो ब्लॉक ले लो। दो ब्लॉक क्या कहते हैं देखें, ये दोनों ब्लॉक हैं, एक 2 kg का है और एक 3 kg का है, ठीक है भाई, और वही 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री। आपसे पूछा है इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल और त्वरण N व A निकालें। चलिए भाई फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। N व A निकालें, चलिए N व A निकालें। कैसे करोगे भाई N व A? सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक ब्लॉक मान लेंगे और एक ब्लॉक मानने के बाद हम क्या करेंगे सर, इसका त्वरण निकाल लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब एक ब्लॉक मानोगे तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं लगेगा क्या? क्या ये 5 kg हो जाएगा? हाँ। क्या इसका mj sin थीटा ऐसा लगेगा? हाँ। तो त्वरण तो वही आएगा यार। यस सर, ये 5 kg यानी कि ये 50 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सर ये 25 हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? 25। तो त्वरण आ गया सर 25 बाई कितना? 5। कितना आया सर? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्या प्रतिक्रिया बल भी निकाल लिया? निकाल लेंगे सर, उसमें क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। अब देखो हम 2 kg का एफबीडी बनाते हैं, ये 2 kg। यस सर। नीचे कितना लगेगा सर? इसमें लगेगा 20 sin 30 और नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। यस सर। और त्वरण भी ऐसे ही है, कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हाँ। अरे ये तो 10 हो गया सर। यस। तो इक्वेशन नहीं लिखेंगे क्या? ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो कितना? 10 + 10, 10 + n, 10 + n बराबर ma, यानी कि 5 × 2। अरे ये तो 0 आ रहा है। अरे क्या आ रहा है? ये 0। मतलब क्या सर? नॉर्मल 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। ऐसा कैसे हुआ? आपने अगर देखा हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आदमी छत पे खड़ा हो जाए और पीछे एक बोरी बांध ले, उसमें पत्थर भर ले और वहां से कूदे, तो वो बोरी कितना फोर्स लगाएगी? 0। किसके ऊपर? उस आदमी के ऊपर, क्योंकि बोरी और आदमी का त्वरण क्या है? समान है। यही रीजन है यहां पर कि यार यहां पर दोनों का त्वरण क्या है? समान है, कोई दूसरा बल नहीं है। तो क्या लगेगा? नॉर्मल 0 लगेगा। एक और बात आपने यहां पे नोटिस करी होगी कि ये द्रव्यमान 2 kg 3 kg लिया, तब भी त्वरण कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वाले क्वेश्चन में भी अगर टोटल 5 kg लेते तब भी कितना त्वरण आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई दूसरा बल नहीं है, तो द्रव्यमान आप कोई सा भी ले लो, कितना ही ले लो, त्वरण का मान हमेशा क्या रहेगा? ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि द्रव्यमान m लेता तो mg sin थीटा, यही तो बल होता नीचे चलाने के लिए, अपॉन कितना? m, यानी कि त्वरण आप डायरेक्ट याद रख सकते हो g sin थीटा। अगर किसी नत्तल पे गुरुत्वीय बल के अलावा कोई दूसरा बल नहीं लगा हुआ है, तो क्या त्वरण आएगा? g sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कैसे भी? ओके। तो आगे की बातें अपन करेंगे। तो आज सीखेंगे अपन क्या? प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए न्यूटन की गति के नियम के प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन अभी तक अपन ने जो पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा भाई? न्यूटन के गति के नियम में अपन ने पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम सीखा। साथ में अपन ने ये सीखा कि यार प्रतिक्रिया बल क्या होता है। तो वहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अपन पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित m द्रव्यमान का मुक्त वस्तु रेखा चित्र निम्न में से कौन से चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी कि आपको बताना है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त वस्तु रेखा चित्र क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम होता है। क्या होता है भाई? फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाओगे भाई फ्री बॉडी डायग्राम? सिंपल सी बात है कि सर देखो यहां पर क्या लग रहा होगा? यहां पर लग रहा होगा mg। हाँ सर। यहां पर क्या लग रहा होगा? टेंशन T।
और यहां पर ये कांटेक्ट में, तो यहां पे नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा। क्या यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? यस सर। अरे कौन सा ऑप्शन? अरे सर सी वाला ऑप्शन। क्या प्रतिक्रिया बल को N व R से प्रदर्शित किया जा सकता है? हाँ, तो हो गया यार, कौन सा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को अगर अपन पढ़े, रस्साकसी है ना, रस्साकसी में दो टीमें रस्से के छोरों पर दोनों ओर 1000 न्यूटन का बल लगाती हैं। यदि रस्सी साम्य अवस्था में है तो रस्से में उत्पन्न तनाव है। ऑल्दो तनाव अपन को पढ़ना है, पर बहुत आसान सा क्वेश्चन था इसलिए लिया गया कि एक रस्सी यहां पर दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? एक रस्सी दे रखी है यहां पर। अब आपसे ये कहा जाए कि बताओ सर, इस रस्सी में दोनों तरफ हम क्या लगा दे? 1000 न्यूटन लगा दे। इधर भी क्या लगा दो बच्चा? 1000 न्यूटन, और इधर भी 1000 न्यूटन। तो बताओ तनाव बल कितना होगा? अरे सर तनाव बल कितना होगा? कितना होगा यार? याद करो बच्चा क्या सोचता है। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। एक m द्रव्यमान लटकाता है, नीचे क्या लगता है भाई? mg। यहां पे क्या लगा? तनाव बल। तो क्या T बराबर mg लिखते हो कि नहीं लिखते हो? हाँ। क्या ये वस्तु रेस्ट पे है? हाँ, रुकी हुई है। मतलब इस पे जितना नीचे बल लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है। सेम कहानी तो यहां है। तो बताओ तनाव कितना होगा? सिंपल। अरे बोलो सर 1000 न्यूटन। अरे कितना? 1000 न्यूटन। इसमें तो अकल ही नहीं लगानी थी, सिंपल बता सकते थे। आया सर। अगला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल और आसान। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखे, एक नत्तल का क्षैतिज से कोण थीटा कम करते हुए धीरे धीरे क्षैतिज अवस्था में लाते हैं, तो तल पर रखी वस्तु के भार के समानांतर घटक का मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ट्राई करिए भाई, सारे ट्राई करिए पोज करके। देखिए ये कहा है कि यार ये नत्तल है। हाँ सर। ये कोण कितना है? थीटा है। और ये यहां पर एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। क्या आपको फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना सिखाया था कि इसके समांतर जो बल लगता है वो सर mg साइन थीटा लगता है, और ये वाला बल कितना लगता है? mg कोस थीटा लगता है। सर क्या लगता है? mg कोस थीटा। और इधर क्या लगता था? अभिलंब। इन्होंने बोला है कि नत्तल के समांतर घटक में क्या होगा जब थीटा घटाएंगे। नत्तल के समांतर घटक क्या है भाई? उसको मैं एफ नाम देता हूं, वो है सर mg साइन थीटा। अरे क्या है? mg साइन थीटा। क्या थीटा कम हो रहा है? थीटा कम हो रहा है। थीटा कम हो रहा है तो क्या साइन थीटा भी कम होगा? यस सर, साइन थीटा कम होगा तो एफ भी कम होगा। बोला ऑप्शन कौन सा जाएगा? कम होता है। अरे क्या होता है? कम होता है। आया? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने क्लास के अंदर भी करवाई है, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक लेकर भी। ऑल्दो क्वेश्चन को एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो क्या, 2 ब्लॉक घर्षण रहित सतह पर संपर्क में रखे हुए हैं। 2m और m द्रव्यमान का ब्लॉक है। अभी फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करी जा रही, ना घर्षण की बात करी जा रही है। रखे हुए हैं, एक का द्रव्यमान m व दूसरे का द्रव्यमान 2m है। चित्रानुसार 2m द्रव्यमान पर एक बल F लगाया जाता है। अब यदि m द्रव्यमान पर समान बल F दाईं तरफ से लगाया जाए, एक बार बल इधर से एक बार बल इधर से, तो क्रमशः इन दोनों स्थितियों में ब्लॉकों के मध्य लगने वाले संपर्क बल का अनुपात क्या होगा? इस वाली कंडीशन में अगर मैं N1 लूं और इस वाली कंडीशन में N2 लूं तो उसका अनुपात बताना है। क्या समान होगा? 1:2 होगा, 2:1 होगा, या 1:3 होगा? चलिए ट्राई करिए। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन तो बड़ा आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर आप इसकी बात करो तो इस वाले केस में सर हम N1 कंसिडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? N1। तो सबसे पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं। सर देखो, त्वरण आपने बताया था सर कुल बल बटा कुल द्रव्यमान यानी कि 3m। अब अगर हम 2m का ही FBD बना ले, किसका बना ले? 2m द्रव्यमान का FBD बना ले, तो इधर तो सर F लग रहा है, इधर N1 लगेगा, और ये 2m द्रव्यमान। बताओ भाई कुल बल क्या होगा? F माइनस N1 या N1 माइनस F? सर इधर जा रहा है A त्वरण से,
तो सर होगा F माइनस N1 बराबर क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि F/3m। आया ही नहीं। तो सर ये m ने m को मार दिया, ये 2/3f आ गया। इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो N1 की कैलकुलेशन करोगे F/3। क्या यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत? अरे भाई F माइनस F/3 2F/3 करोगे तो F/3 आएगा। सर इसकी कहानी अगर अपन सीखे, किसकी, इसकी, तो यहां पर सर हम क्या मान लेते हैं, कलर अलग ले लेते हैं इसका, है ना, अच्छा लगेगा। सर इसको मान लो आप N2। हाँ बताओ सर त्वरण कितना होगा? अरे त्वरण तो दोनों का समान है, F/3m। पर जब आप FBD बनाओगे, आपकी इच्छा हो तो 2m का FBD बनाओ, आपकी इच्छा हो तो m का बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा कि यार इधर कितना F, इधर लगा कितना नॉर्मल, और ये m, और इधर जा रहा है भाई इतने त्वरण से। बताओ समीकरण, F माइनस N2 या N2 माइनस F, तो F माइनस N2 बराबर कितना, m इंटू F/3m। आया ही नहीं। अरे त्वरण कितना है, F/3m, तो N2 आ जाएगा कितना अपने पास बच्चा, 2F/3, 2F/3, क्योंकि इसने इसको मार दिया। चलिए देखिए इधर रेशियो निकालो अब फटाफट से। देखो रेशियो कितना आ रहा है, N1 और N2 का रेशियो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको सीधा सीधा नजर आएगा कि सर 1:2 है, ये N1 है और ये N2 है। क्या अनुपात निकालना आया? सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड पर लगाया गया बल F बराबर 6i केप माइनस 8j केप प्लस 10k केप है तथा यह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होता है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? अरे यार सिंपल सी बात है, ये बल का सदिश रूप दे रखा है। अगर आपको पता हो कि बल का सदिश रूप दे रखा हो, तो अगर ये बल का सदिश रूप है, ध्यान से सुनना, प्लस 10k के, क्या करोगे आप? परिमाण निकाल लेंगे सर। तो निकालो ना परिमाण, 36 प्लस 64 प्लस 100 का रूट, यानी कि रूट का 200। ओहो, यानी कि 10√2। बहुत बढ़िया। अरे क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है। तो सर F बराबर ma होता है, हाँ, तो 10√2 बराबर क्या, m इंटू 1। m का मान भी तो सर यही आ रहा है, 10√2 kg। अरे 10√2 kg आया क्या? क्या बात समझ आई है? कितना आया? 10√2 kg आया। आसान आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि लेक्चर की शुरुआत थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत आसान बने हैं उन टॉपिक्स पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार का इंजन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि वही कार समान द्रव्यमान की एक कार को खींचती है, तो अब त्वरण क्या होगा? क्या इस वाले क्वेश्चन के लिए पेन चलाना पड़ेगा? अगर मैं कहूं कि एक कार है हमारे पास, आंसर बताएं भाई, 1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा या 4 होगा? सोचो। एक कार है, हाँ सर, द्रव्यमान m है, हाँ सर, एक बल लगा रहे हैं F, हाँ, और इसका त्वरण कितना आ रहा है? a बराबर क्या, F/m, और ये आ रहा है 4। तो मुझे एक बात बताओ, उसी समान द्रव्यमान की दूसरी कार को खींचा जाए उसी बल से, तो बल द्रव्यमान कितना, 2m हो गया, और बल F, तो अगला त्वरण जो होगा वो F/2m हो जाएगा। यस सर। तो क्या F/m 4 है? हाँ, तो 4/2 कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए देखिए आया क्या? चलिए बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन है, एक 40 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु, क्या भाई, 40 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु घर्षणहीन या घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर अचर वेग 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से गतिशील है। टेबल पर कार्यरत बल। अरे भाई क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसे कोई टेबल है, यहां पर
एक वस्तु है 40 ग्राम, नियत वेग से जा रही है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब इस वस्तु और टेबल के बीच का बल बताना है। मुझे लगता है कि डाइन में आंसर है, डाइन मतलब सीजीएस में आंसर देना है। बड़ा आसान नहीं हो जाएगा क्या ये? कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? अरे सर कुछ नहीं करना, ये देखो नॉर्मल और ये कितना नीचे mg। क्या यही आंसर है? यस, n बराबर mg है। m का मान 40, यस, g का मान 980। वैल्यू डालोगे आंसर आएगा कितना? 39200 डाइन। अरे सीजीएस में मात्रक क्या होता है बल का? डाइन होता है सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो क्या कहने वाला है, एक 10 ग्राम की गेंद है। ये वाला क्वेश्चन अपन करेंगे जब आपको क्या पढ़ा दिया जाएगा, जब आपको पढ़ा दिया जाएगा कौन सा? आवेग, तब ये क्वेश्चन करेंगे उस वाली स्लाइड के अंदर। अगले क्वेश्चन में आते हैं अपन। ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि अभी तक आपको जितना पढ़ाया उसमें आवेग नहीं पढ़ा है, इसलिए उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया अपन ने। इज दैट क्लियर? चलो, नियत त्वरण से नीचे गिर रहे गुब्बारे का कुल भार W है, तो हवा के प्रतिरोध का परिमाण क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। क्या कि एक गुब्बारा है, यस सर, इसका नीचे भार कितना W है, नीचे कितने त्वरण से आ रहा है? नियत त्वरण ऐसे आ रहा है, तो हवा का प्रतिरोध हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है, यानी कि हवा का प्रतिरोध बल लगा F। तो यार समीकरण लिखोगे तो क्या लिखोगे? W माइनस F बराबर कितना? ma। यस सर, तो F बराबर क्या आ जाएगा बेटा? W माइनस ma। सर आंसर तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, आप खुद देख लीजिए, आंसर तो दे ही नहीं रखा सर ऐसा। तो यार बच्चा ये भी तो जानते हो W बराबर mg है, तो m बराबर क्या? W बाई g है। हाँ, अरे वैल्यू डालो ना यार, W माइनस W बाई a बाई जी। अरे आंसर आ गया सर, अब तो 1 माइनस a बाई जी आया क्या? चलो देखो, सिंपल और आसान सा क्वेश्चन। हाँ सर, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। ये एक बड़ा प्यारा और आसान सा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान सकते हो इसको अच्छा क्वेश्चन। एक m द्रव्यमान का ब्लॉक थीटा झुकाव वाले चिकने नत्तल पर रखा है। यह संपूर्ण निकाय क्षैतिज दिशा में इस प्रकार त्वरित होता है कि ब्लॉक नत्तल पर फिसलता नहीं है। तो नत्तल द्वारा ब्लॉक पर आरोपित बल का परिमाण कितना होगा? नत्तल पर आरोपित बल का परिमाण कितना होगा? कैसे करेंगे सर इसे क्वेश्चन को? mg होगा, mg बाई cos थीटा होगा, mg cos थीटा होगा या mg tan थीटा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताओ, आपके पास एक नत्तल है ऐसा, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक बार जेई के अंदर भी पूछा था। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है, घर्षण रहित है, इसको कितने त्वरण से ले जाया जाए कि ये रेस्ट पर रहे, कितने त्वरण से ले जाया जाए कि ये ब्लॉक पिछले नहीं। पहली बात तो ये आपको आना चाहिए इसके अंदर, फिर आंसर आएगा। अगर आपने ए निकाल लिया तो काम बन जाएगा, क्योंकि ए निकालने के बाद बच्चा क्या करेगा? फिर वो क्या करेगा कि सर देखो ए त्वरण से जा रहा है और ये ब्लॉक है, हाँ m द्रव्यमान का, तो छदम बल लगा देगा। अरे 13 के हो ना, तो यार इतना तो छदम बल तो लगाना आता होगा। ए त्वरण से इधर जा रहा है, छदम बल कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा सर, है ना? कर लेते हैं, ऑल दो छदम बल सिखाने के बाद आपको सारी कहानी और क्लियर हो जाएगी। नीचे क्या लगेगा सर? mg। ये कोण कितना कि थीटा, ये क्या कि नॉर्मल, यही तो आंसर निकालना है। अरे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या 90 माइनस थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल क्या होगा सर? mg cos थीटा, हाँ, प्लस ma sin थीटा। अब सर ए का आंसर अगर हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। याद करो, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो a बराबर g tan थीटा होता था। बताऊं क्या कैसे आया? वापस आप भी क्या करोगे? इधर लगाया सर हमने a, इधर लगाया क्या g, हाँ
छदम बल या छदम में त्वरण लगा दो ना उल्टा। हाँ सर, ये थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा। हाँ सर, इस नत्तल के अनुदेश कुल बल क्या होना चाहिए? 0। हम मान सकते हैं कि यार अगर इधर mg साइन थीटा है, हाँ सर, और इधर क्या लगेगा ये mg साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। ये दोनों बराबर होने चाहिए जब ये नहीं पिछले। अलोंग दिस लाइन क्या होना चाहिए? कुल बल 0। तो आप जब ये करोगे mg कोस थीटा बराबर क्या? mg साइन थीटा, ma सॉरी ये भाई ma है, ma, अरे क्या है ये ma, मास्टर गड़बड़ कर देगा नहीं तो। देखो ये क्या है भाई? ma है सर, ma, mg की जगह क्या है? ma है सर, क्या है? ma बराबर mg साइन थीटा। जब इसको सोल्व करेगा तो मेरा बच्चा ये क्या आएगा? a की वैल्यू g साइन थीटा। अब a की वैल्यू जैसे ही g टेन थीटा रखेगा, g साइन थीटा की g टेन थीटा, g टेन थीटा, जैसे ही a की वैल्यू वहां पुट करेगा, हाँ करो भाई करो, mg कोस थीटा ओहो प्लस m a की वैल्यू g टेन थीटा को क्या? साइन बटा कोस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या ये सोल्व करना नहीं आता? अरे सर एलसीएम लेंगे, mg बाहर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 mg बाई कोस थीटा। ओहो, आया सर। क्वेश्चन नंबर 11 बेहतरीन क्वेश्चन और आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 50 kg का समरूप चिकना गोला 30 डिग्री के नत्तल ए व ऊर्ध्वाधर दीवार बी के बीच में, जो डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा है चित्रानुसार रखा हुआ है, ए व बी पर संपर्क बल बताना है। क्या बताना है? संपर्क बल। कैसे करें सर ऐसे क्वेश्चन को? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करो हमेशा। नीचे लगेगा भाई mg लगेगा सर, इधर लगेगा ये सर, इसको nm ले लो और ये nb ले लो सर, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, ये वाला कोण 30 है, हाँ ये वाला कोण 30, तो ये भी 30 और ये कितना 60, तो ये 60 होगा भाई, 60 डिग्री। कोण समझ आया? वो 60 कैसे लिया? बस हो गया, आप कुछ नहीं करना। देखो सर, नीचे mg, इधर na, इधर nb, ये कोण बोलो भाई 60 डिग्री। तो इसका na का घटक इधर कितना? na साइन 60, साइन 60 की वैल्यू भाई √3/2, √3/2, बहुत बढ़िया है ना। और ये na cos 60 यानी कि na/2। तो बताओ भाई na √3/2 बराबर mg, m कितना है? 50 यानी कि 500, यानी कि na बच्चा आ रहा होगा 1000 बटे √3। देखिए बोलो भाई, आंसर मैच कर रहा है क्या? कहीं पर आंसर मैच कर रहा है? हाँ सर, पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में आ रहा है सर, पहले और दूसरे ऑप्शन में। चलो भाई एनबी भी निकाल देते हैं। एनबी बराबर है सर na/2, na कितना? 1000/3। अरे बोलो एनबी कितना? अरे सर 500 बटे √3। कौन सा ऑप्शन मैच किया? अरे भाई कौन सा किया? पहले वाला। आई होप आपने सारे क्वेश्चन एंजॉय करे होंगे। बाकी की बातें अगली क्लास में। थैंक यू।